एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 11th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। यहाँ पर ये 2 वीडियो में डिवाइड रहेगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, रोम साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? उत्तर, यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, रोम की ऐतिहासिक स्रोत सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 3 भागों में, पाठ्य सामग्री, प्रलेख व दस्तावेज और भौतिक अवशेष। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं? उत्तर, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया वृत्तांत उस काल का ऐतिहासिक वर्ष वृत्तांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेपायरस क्या है? पेपायरस एक पत्ता था जो सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र की नील नदी के किनारे पाया जाता था तथा उसी से लेखन सामग्री बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, पेपायरस का क्या उपयोग था? उत्तर, संविदा पत्र में लेख, संवाद पत्र तथा सरकारी दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 6, पेपायरोलॉजिस्ट कौन है? उत्तर, पेपायरस शास्त्री। जो पेपायरस शास्त्री है उन्हें पेपायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक अवशेषों में शामिल चीज़ें बताइए। तो उत्तर, इमारत, स्मारक और एवं अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान तथा संपूर्ण भूदृश्य, ये सब भौतिक अवशेषों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 8, 630 के दशक तक की अवधि में अधिकतर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक किन विशाल साम्राज्यों का शासन था? उत्तर, रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य, इन दोनों का शासन था उस टाइम पे और दोनों ही प्रतिद्वंदी थे। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों साम्राज्यों को अलग करने वाली पट्टी कौन सी है? उत्तर, फरात नदी। क्वेश्चन नंबर 10, ईरान का प्रभुत्व किन भूभागों पर था? उत्तर, कैस्पियन सागर के दक्षिणी पूर्वी अरब, कैस्पियन सागर के जो दक्षिणी पूर्वी का हिस्सा था, अरब था, वहाँ पर था, वहाँ का पूरा इलाका, और उसके बाद कहीं कहीं अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 11, रोम साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखें। तो रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्ववर्ती और परवर्ती। इन दोनों के बीच में 3वीं शताब्दी का समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों साम्राज्यों को कौन विभाजित करता है? 3वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य सागर क्या था तथा इसका विस्तार बताइए। तो भूमध्य सागर यूरोप एवं अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से पृथक यानी अलग थे, जिसका पश्चिम में स्पेन से लेकर सीरिया तक विस्तार था। जो ये भूमध्य सागर था, इसका पश्चिम स्पेन से लेकर सीरिया तक विस्तार था और ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता था, अलग करने वाला एक समुद्र था। उसका क्वेश्चन नंबर 14, रोम का हृदय किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 15, रोम का अधिपत्य किन भूभागों पर था? उत्तर, भूमध्य सागर, फिर उसके बाद उत्तर व दक्षिण के सागर के इर्द गिर्द वाले सभी क्षेत्र, मतलब भूमध्य सागर पर था और उसके अलावा जो भी उत्तर दक्षिण में सागर थे उसके आसपास वाले सारे क्षेत्रों पर अधिपत्य था रोम का। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किन नदियों द्वारा किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा राइन और डेन्यूब। ये दोनों नदियाँ उस टाइम पर थी, रोमन साम्राज्य के पास थी ये दोनों नदियाँ, वहीं से इसी से वहाँ का व्यापार वगैरह किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण सीमा रोम साम्राज्य की किससे बनती है? दक्षिणी सीमा रोम साम्राज्य की किससे बनती है? तो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। जो उसकी दक्षिणी सीमा है वो सहारा रेगिस्तान से टच होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ववर्ती साम्राज्य क्या है? उत्तर हो जाएगा 3वीं शताब्दी के मुख्य भाग की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य, यानी कि जो 3वीं शताब्दी है उस टाइम का संपूर्ण अवधि, उसके जो 3वीं शताब्दी तक की संपूर्ण अवधि, तो उसको कहा जाता है, यानी कि
जो तीसरी शताब्दी से पहले वाला जो भी समय था वो है पूर्ववर्ती, और नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती साम्राज्य यानी क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी शताब्दी का बाद वाला समय परवर्ती, और तीसरी शताब्दी का यानी कि एक मिनट, ये तीसरी शताब्दी का पहले वाला समय, इस साइड वाला जो समय होगा वो पूर्ववर्ती होगा, और तीसरी शताब्दी का बाद वाला यानी जो चौथी पांचवी अभी तक सारे वो हो जाएंगे परवर्ती। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्ववर्ती तीसरी शताब्दी से पहले और परवर्ती तीसरी शताब्दी के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, इस काल के दौरान किन वंशों का ईरान पर शासन किया? किन वंशों ने ईरान पर शासन किया? उत्तर हो जाएगा पारथियाई एवं बाद में संसानी राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशासन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा लातिनी एवं यूनानी। क्वेश्चन नंबर 22, लातिनी भाषा कौन लोग और किस प्रांत में बोली जाती है? यानी कि लातिनी भाषा को कौन लोग बोलते थे, कौन से लोग बोलते थे और किस प्रांत में बोली जाती थी? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम भाग के उच्चतर वर्ग त्रिपोलिया, ये त्रिपोलितानिया प्रांत लातिनी भाषी था। तो ये प्रांत का नाम है, यानी कि पश्चिम भाग के उच्चतर वर्ग का नाम है ये त्रिपोलितानिया प्रांत में लातिनी भाषी था, यानी कि वहाँ पर लातिनी भाषा बोली जाती थी। प्रश्न नंबर 23, यूनानी भाषा कौन लोग यानी कौन से लोग बोलते थे और किस प्रांत में बोली जाती थी? तो पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग सायरेनाइका प्रांत यूनानी भाषी था। ये उच्चतर वर्ग का ये नाम आ रहा है सायरेनाइका, और उसके बाद ये है त्रिपोलितानिया। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम सम्राट कौन था तथा उसने अपना राज्य कब स्थापित किया? उत्तर प्रथम सम्राट ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस था। 27 ईसा पूर्व में उसने अपने राज्य स्थापित किया। प्रश्न नंबर 25, ऑगस्टस द्वारा स्थापित राज्य को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेट। प्रश्न नंबर 26, शासक सत्ता का वास्तविक स्रोत था परंतु फिर भी किस कल्पना को जीवित रखा गया? तो कल्पना जो जीवित रखा गया वो थी, वह एक प्रमुख नागरिक प्रिंसेप्स था। प्रमुख नागरिक को प्रिंसेप्स मतलब कि शासक को कहा जाता है, और ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए किया। उसको मतलब कि प्रिंसेप्स कहा गया क्योंकि सेनेट को सम्मान देना पड़ता था, इसलिए इस कल्पना को जीवित रखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सेनेट कौन थी? उत्तर सेनेट वह निकाय था जिसने गणतंत्र के समय सत्ता पर अपना नियंत्रण किया। जब गणतंत्र चल रहा था तब सत्ता पर नियंत्रण सेनेट ने किया, सेनेट संस्था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेनेट में किन वर्गों का वर्चस्व था? उत्तर कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, आगे चलकर इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, रोम के इतिहास की अधिकतम पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो यूनानी और लातिनी। जब ये रोमन साम्राज्य चल रहा था, ये सभ्यता, तो यूनानी और लातिनी भाषा ज़्यादा चल रही थी उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 30, बुरा सम्राट किसे माना जाता है? जो सेनेट के प्रति शत्रुता पूर्वक व्यवहार करे और उनको शक की नज़र से देखे। ये कुछ नहीं है, उनको शक की नज़र व उनके साथ क्रूरता पूर्वक, हिंसा पूर्वक उनसे व्यवहार करे, उनको बुरा सम्राट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, सेनेट और सम्राट के बाद साम्राज्यिक शासन की अन्य प्रमुख संस्था कौन थी? तो उत्तर सेना। क्वेश्चन नंबर 32, फारस के साम्राज्य में व रोम साम्राज्य में कैसी सेना थी? उत्तर फारस के साम्राज्य में बलात सेना थी और रोम के सेना में व्यावसायिक सेना थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, बलात सेना क्या है? उत्तर वयस्क पुरुषों के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा वाली सेना। मतलब जो पुरुष थे, वयस्क पुरुष, उनके लिए ये सेना अनिवार्य थी, मतलब उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता था, कह सकते हैं ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था। और जो क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं, व्यावसायिक सेना क्या है? तो इसमें क्या है, ऐसी सेना जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यहाँ पर सैनिक रखे जाते थे तो उन्हें वेतन मिलता था, और जो बलात सेना थी वो ज़बरदस्ती जब वयस्क पुरुष जो रहते थे उन्हें भर्ती कर लिया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 35, रोम की सेना को न्यूनतम कितने वर्षों तक काम करना पड़ता था? तो उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, चौथी शताब्दी तक सेना में कितने सैनिक थे? तो चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे सेना में। क्वेश्चन नंबर 37,
सम्राट का भाग्य निर्धारण की शक्ति किसके पास थी? उत्तर सेना के पास थी। क्वेश्चन नंबर 38, सैनिक आंदोलन क्यों करते थे? ये विद्रोह का रूप कैसे ले लेते थे? तो उत्तर बेहतर वेतन सुविधाओं के लिए आंदोलन करते थे। यानी कि अगर उन्हें सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती थी, वेतन अच्छा नहीं मिलता था, तब वे आंदोलन करते थे। यदि सेनापति या सम्राट द्वारा निराश, मतलब कि सेनापति या सम्राट द्वारा उन्हें निराश महसूस होता था, कोई कुछ भी बोलता था, तब भी ये लोग आंदोलन करते थे। आंदोलन के द्वारा उन लोगों का विद्रोह करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, सेनेट सेना से घृणा क्यों करती थी? क्योंकि सेना प्रायः प्रत्याशित हिंसा का स्रोत है। जो सेनेट संस्था है वो सेना से इसलिए घृणा करती थी क्योंकि सेना तो हिंसा करेंगे, मतलब कि ऐसे जीतते ही हैं वो लोग, हिंसा से ही जीता जा सकता है, तो इसलिए उनसे डरती थी सेनेट संस्था। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन है? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। क्वेश्चन नंबर 41, सम्राटों की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? उत्तर सेना पर कितना काबू रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सेना के विघटित होने का परिणाम क्या होता था? उत्तर गृह युद्ध। सेना जब टूटती थी तो उसका परिणाम गृह युद्ध होता था। क्वेश्चन नंबर 43, गृह युद्ध क्या होता है? तो अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि सशस्त्र संघर्ष आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, किन शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, वह शांति बनी रही? तो पहली और दो, यानी कि पहली स्टार्टिंग की 2 शताब्दियों में गृह युद्ध नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 45, सिंहासन किस क्रम पर आधारित था? उत्तर वंश क्रम। प्रश्न नंबर 46, टिबेरियस कौन था तथा इसका शासन काल बताइए? जो टिबेरियस था वो अगस्टस का दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था, और इसका शासन काल था 13 से 37 ईस्वी तक। यह द्वितीय सम्राट था। प्रश्न नंबर 47, अगस्टस का शासन काल क्यों याद किया जाता है? तो शांति के लिए याद किया जाता है। और अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए क्यों याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर होगा क्योंकि उस समय शांति का आगमन, यानी कि शांति आई थी 10 को बाद। आंतरिक युद्ध, आंतरिक संघर्ष चला आ रहा था, लेकिन इस समय पर शांति आई थी। सदियों के बाद सैनिक विजय पश्चात हुआ। ये आंतरिक संघर्ष खत्म हो गया था, सदियों के बाद खत्म हुआ था, तो शांति आई थी इस काल में, अगस्टस के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 49, किस सम्राट ने 113 से 17 ईस्वी में अभियान चलाया, व क्यों? तो त्राजान सम्राट ने विस्तार के लिए अभियान चलाया था। किसके लिए? विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, त्राजान ने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या किया? उत्तर त्राजान ने उस अभियान द्वारा फरात नदी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और अगली वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऑल पर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर पर अगले 50 क्वेश्चन पे रहेगी।